हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका ललन टॉप सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम अपना यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी UEE का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, हमें गलत बताना है। पहला दिया है शेड्यूल्ड स्पीड इज़ लेस देन एवरेज स्पीड। जो हमें शेड्यूल्ड स्पीड होती है, ये ट्रेन की बात चल रही है, वो आपकी लेस देन होती है आपकी एवरेज स्पीड। अगला दिया है आपका क्रीस्ड स्पीड इज़ द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाई अ ट्रेन। आपका थर्ड दिया है शेड्यूल्ड स्पीड इज़ मोर देन द एवरेज स्पीड। और फोर्थ दिया है आपका एवरेज स्पीड ओनली डील्स विथ टाइम ऑफ रनिंग। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे दो ऑप्शन ये एक जैसे हैं। कौन कौन से आपके शेड्यूल आपका स्पीड इज़ लेस और यहाँ पर मोर दे रखा है, तो इन्हीं में से कोई एक इसका आंसर होगा। तो देखिए पहले आपको पता होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल मैथ में एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वही आप अगर ये लोकोमोटिव की बात करेंगे तो इस टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप। ठीक है, जो आपके दो स्टॉप है उनके बीच की या फिर जहाँ से जहाँ तक जाना है वाले स्टॉप के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप अपॉन हो जाएगा एक्चुअल टाइम ऑफ रन। जो हमारा यहाँ पर एक्चुअल टाइम है रन करने का। ठीक है, क्योंकि आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्चुअल टाइम ऑफ रन कितने टाइम तक का वो दौड़ी है, मतलब कितने टाइम तक का ट्रेन चली है। ठीक है, ये होती है आपकी एवरेज स्पीड। इसके अलावा देखिए दूसरा क्या दिया है हमें, शेड्यूल्ड टाइम, वो मैं यहाँ लिखता हूँ शेड्यूल्ड स्पीड। ठीक है, शेड्यूल्ड स्पीड क्या होती है, देखिए हमारी कोई भी ट्रेन है या फिर ट्रैक्शन का सिस्टम है, वो एक शेड्यूल टाइम में एक अपने स्टेशन पे पहुंचती है और वहाँ पर कुछ फिक्स टाइम में रुकती है। तो वही होता है आपके उस, अगर हम वाली आपके टाइमिंग को भी जोड़ दें तो वो आती है आपके शेड्यूल्ड स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप। वही आपका पहले डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जहाँ ट्रेन चल रही है उसकी तो स्पीड आएगी एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब जब तक का रन करिए एक्चुअल स्पीड रन। ठीक है, प्लस यहाँ पर आएगा आपका स्टॉप, मतलब स्टॉपेज में जो आपके स्पीड, स्टॉपेज में जो टाइम लगा है स्टॉप टाइम। ठीक है, आपका एक्चुअल टाइम है कब जब आपका ट्रेन रन कर रही है और आपका स्टॉपेज में जितना रुकी है वो। तो यहाँ पर जो आपके देखिए यहाँ पर एक और टाइम जो आपका स्टॉपेज में टाइम ट्रेन रुक रही है उसका टाइम भी ऐड हो गया। तो इससे क्या होता है, जो हमारी यहाँ पर शेड्यूल्ड स्पीड होती है ये हमेशा लेस देन होती है। देखिए क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड स्पीड जो होती है हमारी, शेड्यूल्ड स्पीड ऑलवेज लेस देन किससे, आपकी जो आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड है। क्योंकि एवरेज में हम सिर्फ जो आपका ट्रेन चल रही है वही टाइम को काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस शेड्यूल के अंदर हम लोग आपकर जिस टाइम पर रुकी हुई थी ट्रेन स्टेशन पर वो भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेस देन होनी चाहिए। तो आंसर नंबर इसका C बिल्कुल सही हो जाएगा, यही एक आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी क्रीस्ट टाइम क्या होता है, क्रीस्ट मतलब होता है आपका मैक्सिमम टाइम, मतलब आपका मैक्सिमम स्पीड, वो स्पीड जब ट्रेन चल रही है, मतलब जब ट्रेन चल रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड को बोलते हैं आपका क्रीस्ट स्पीड। ठीक है, इसको आप पीक स्पीड या मैक्सिमम स्पीड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये भी नॉट का वाला आ गया, कौन सा सही नहीं है फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव जो हमारी होती है उसमें कौन सा आपका सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है इट कैन बी स्टार्टेड इमीडिएटली विदाउट एन लॉस ऑफ टाइम। सेकेंड दिया है इट कैन नॉट बी यूज्ड एट फार ऑफ प्लेसेस दैट आर नॉट सर्व्ड बाय इलेक्ट्रिक सप्लाई। आपका सेकेंड दिया, थर्ड दिया आपका बीइंग कॉम्पैक्ट एंड दे आर रिक्वायर्ड लेस स्पेस। और फोर्थ दिया है वेरी लो इफ़िशियंसी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या होता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव, देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव हम इसको यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके मैं यहाँ पर एडवांटेज लिख देता हूँ, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इस कलर से लिखता हूँ। तो देखिए पहले तो इसमें क्या होता है, ये आपका बहुत सिंपल होती है, इनका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है और इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, मतलब हमें लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसको मेंटेनेंस हमें लेस चाहिए इसमें। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये नीट और क्लीन होती है, बाकी कोई भी इसमें आपके पॉल्यूशन वाली गैसेस नहीं निकलती है।
ठीक है। और साथ साथ इसकी लाइफ लॉन्गर होती है, लॉन्गर लाइफ प्रोवाइड करती है। और साथ साथ इसकी इमीडिएट स्टार्टिंग होती है, इमीडिएट स्टार्टिंग होती है, ठीक है, इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है START। और इसकी इफ़िशियंसी बहुत हाई होती है। तो देखिए क्या क्या सही हो जाएगा। देखिए ये तो बिल्कुल सही है, नहीं ये तो आपका इमीडिएटली स्टार्ट, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो इसका एडवांटेज ही है। इट कैन नॉट बी यूज्ड, देखिए बिल्कुल, अगर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है तो वहाँ पर ये यूज़ नहीं होती, ये भी बिल्कुल ठीक दिया है। अगला दिया है बीइंग कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर्ड लेस स्पेस। देखिए कॉम्पैक्ट साइज की होती है, मतलब सिंपल होती है और लेस मेंटेनेंस चाहिए, और इसमें रिक्वायरमेंट आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, वेरी लो इफिशियंसी, नहीं इसकी इफिशियंसी हाई ही होती है। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका वाइल मेकिंग द चॉइस ऑफ ड्राइव विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ कंसिडर। मतलब हम जब इलेक्ट्रिक ड्राइव या कोई भी ड्राइव का चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उस टाइम हम कौन से यहाँ पर फैक्टर को हम देखते हैं। तो देखिए जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइव का चॉइस करते हैं तो हम यहाँ पर मेनली दो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एक आपकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है आपकी मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल को कैरेक्टरिस्टिक्स या कंसिडरेशन बोल सकते हैं, मैकेनिकल कंसिडरेशन। तो ये दोनों चीज़ हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल है इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी आपका ड्राइव सिस्टम है उसकी, ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसी है वो देखेंगे। स्टार्टिंग हो रही तो हम उसके दौड़ने के टाइम में, यानी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर। इसके अलावा हम यहाँ पर सबसे मेन देखते हैं स्पीड कंट्रोल, कि हम उसमें स्पीड कंट्रोल कर पा रहे नहीं कर पा रहे, स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हम यहाँ पर स्पीड कंट्रोल देखते हैं और साथ ही साथ उसके हम ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि उसमें ब्रेक कैसे लग रहे हैं और मतलब किस टाइप से वो रुक रही है, कितना टाइम लगा रही है रुकने में। तो ये चार हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पैरामीटर होते हैं इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप मैकेनिकल कंसिडरेशन आएंगे तो मैकेनिकल में हम देखते हैं कि किस टाइप की बियरिंग लगी है, टाइप ऑफ बियरिंग, उसमें किस टाइप की बियरिंग लगी है, कितना वो नॉइज़ कर रही है, ठीक है, नॉइज़ किस टाइप का कर रही है, बाकी कौन सी कूलिंग लगी है। इस टाइप के हमारे इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो ये हमारा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, हमारे कितने साइज या कितने रेटिंग के मोटर यूज़ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर पूछा है किसको हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए ड्राइव मशीन टेम्परेचर, सेकंड दिया है आपका कलर ऑफ ड्राइव, ये क्या हुआ, कलर ऑफ ड्राइव से क्या मतलब हुआ। आपका थर्ड दिया है टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि हम ड्राइव का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम यहाँ पर ईजिली आपको कंट्रोल कर सकें इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव को, या नन ऑफ दिस, ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ड्राइव मशीन टेम्परेचर, नहीं ये टेम्परेचर आपका मैकेनिकल कंसिडरेशन का पार्ट है, वो भी आपका कब, जब आपको यहाँ पर, क्योंकि कूलिंग यहाँ पर प्रोवाइड होती है इसलिए हम कूलिंग को कंसिडर करते हैं, ना कि टेम्परेचर को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल, जो आपका एक इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन होता है या फिर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव के लिए जब हम चॉइस करते हैं उसके फैक्टर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जो त्वरण है उसकी स्पीड बतानी है इन ट्रैक्शन मैकेनिज्म। जो ट्रैक्शन मैकेनिज्म है उसमें इसकी स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो देखिए आपको एक टेबल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे सिंपल एक टेबल बना देते हैं, ये बाकी सारी क्वांटिटी लिख देता हूँ इसमें, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये पहला वाला आगे क्वांटिटी, ठीक है, और क्वांटिटी क्या होती है, ऐसा यूनिट। और जो आपका ट्रैक्शन के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, तो ट्रैक्शन के लिए हम उसको क्या बोलेंगे वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स, क्योंकि ट्रैक्शन में भी फोर्स चाहिए रहता है। यहाँ पर फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एन से दिखाते हैं, यहाँ भी होता है न्यूटन, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारा मास, क्योंकि ट्रैक्शन वो है सिस्टम, तो उसमें आपका मशीन का जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं मास। उसकी ऐसा यूनिट होती है आपका किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर हम नापते हैं उसको टन से, TONNE, टन की स्पेलिंग यही होती है। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पर एनर्जी, अगली क्वांटिटी है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है मेरे भाई, एनर्जी की यूनिट होती है आपकी ऐसा यूनिट होती है जूल। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम आपका किलोवाट आवर, ठीक है, KWH। हम लोग हाई पावर लेते हैं KWH या फिर आपका MWH, ठीक है। फिर आते हैं आपके पावर, पावर की क्या होती है, पावर की हमारी होती है वाट, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही आपके हाई पावर के लिए किलोवाट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्पीड,
स्पीड की क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, जैसे हमें पता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो इसके बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है, देखिए वो क्या है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है आपका किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब ये हमारी इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, ये आपका मीटर पर सेकेंड का, और एक सेकेंड से आप दोबारा यहाँ पर अपॉन में लिखे जाएंगे पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, आंसर नंबर बी किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आप टेबल भी याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका इन अ ट्रैवलिंग क्रेन 3 मोटर्स आर यूज्ड, 3 मोटर का यूज़ कर रखा है, ठीक है। 3 मोटर्स आर यूज, 1 फॉर होइस्टिंग एंड अनदर 1 फॉर लॉन्ग ट्रैवल मोशन एंड थर्ड फॉर क्रॉस ट्रैवल मोशन। व्हाट टाइप्स ऑफ ड्राइव इज अप्लाइड हियर। तो यहाँ पर हम कौन से टाइप के ड्राइव का यूज़ करेंगे, ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव और सीक्वेंशियल ड्राइव। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या होती है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव लिखता हूँ, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होते हैं, हमारा वो सिस्टम होता है जो आपका एम्प्लॉय करता है आपका मोशन कंट्रोल, ठीक है। सिस्टम यूज लिखता हूँ, सिस्टम यूज है एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल, इसमें आप मोशन कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मोशन कंट्रोल किसके थ्रू, बाय यूज ऑफ या फिर बाय मीन्स ऑफ, कुछ भी लिखिए, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यहाँ क्या होती है, वोल्टेज या फिर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो जहाँ पर आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, लिख भी देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। जहाँ पर आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनपुट में दी है, इनको आप वेरी करके आप मोशन को जहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो ड्राइव कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइव, ठीक है। ये इसलिए यूज़ होती है क्योंकि इनके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। यहाँ एडवांटेज लिखता हूँ मैं आपको, एडवांटेज क्या क्या होते हैं इनके। सबसे पहला तो यही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इनका, सिंपल कंस्ट्रक्शन, साथ साथ इसमें लेस मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस की ज़रूरत भी बहुत कम पड़ती है। आपका जो इसका स्पीड कंट्रोल होता है वो स्मूथ होता है, तो स्मूथ स्पीड कंट्रोल होता है, और साथ ही साथ नीट और क्लीन होती है, और आपका फ्री फ्रॉम फ्लू गैसेस, फ्लू गैस भी नहीं होती इसमें, फ्लू गैस नो, ठीक है, नो फ्लू गैसेस होती है। बाकी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी जो जो आपके सबसे फास्ट स्टार्ट होती है वो होती है आपकी डीसी ड्राइव, ठीक है। एक एसी ड्राइव होती है और एक डीसी ड्राइव होती है, जिसमें आप डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं, डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका डीसी ड्राइव। तो डीसी ड्राइव का फास्ट रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, इसका रेस्पॉन्स सबसे फास्ट होता है आपका एज कम्पेयर टू किसी भी टाइप के आपके यहाँ पर ड्राइव्स हैं, ठीक है। 2 टाइप की हम यूज़ करते हैं, एसी और डीसी। तो यहाँ पर डीसी का रिस्पॉन्स सबसे फास्ट होता है। बाकी देखिए इनके क्लासिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो आपके ये ड्राइव्स होती हैं, ये आपका 3 टाइप की होती हैं। कौन सी, पहली है इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है, आप नाम से समझ जाएंगे इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव क्या है, ये आपकी ऐसी ड्राइव है जिसमें हर एक मशीन आपका एक सेपरेट मोटर से ही आपका स्टार्ट होगी, ठीक है। ईच मशीन ड्रिवन बाय सेपरेट मोटर, ठीक है, इस सेप लिखा है सेपरेट मोटर। तो सेपरेट मोटर से जहाँ पर आपका इंडिविजुअल ड्राइव आएगी, वहाँ पर हर एक मशीन के लिए सेपरेट मोटर होगी, ठीक है। वहीं आती है आपके ग्रुप ड्राइव। क्या होती है, ग्रुप ड्राइव वो होती है जहाँ पर आपके सिंगल मोटर यूज़ होती है, सिंगल मोटर यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है, सिंगल मोटर ड्राइव भी यूज़ होती है। और हम यहाँ पर नंबर ऑफ मशीन को कनेक्ट करते हैं इससे, ठीक है, नंबर ऑफ मशीन को कनेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ मशीन कनेक्टेड, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, आपका एक ही बेल्ट या फिर एक ही जो कॉमन शाफ्ट है उसमें हम लोग यहाँ पर बहुत सारी मशीनों को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा आते हैं हमारी मल्टी MULTI, अच्छा, मल्टी मोटर ड्राइव। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के हम लोग यहाँ पर मोटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेपरेट मोटर का प्रोवाइड करते हैं, सेपरेट मोटर फॉर सेपरेट वर्क, सेपरेट मोटर फॉर सेपरेट वर्क।
मतलब यहाँ पर अलग अलग टाइप के वर्क के लिए अलग अलग मोटर का यूज़ होता है, और इन 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 सबको मिला के हम एक आपका कॉमन यहाँ पर एक ड्राइव बनाते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आपका मल्टी मोटर ड्राइव। देखिए आपकी इंडिविजुअल ड्राइव में आपका सिंगल मशीन और आपका सिंगल यहाँ पर वो होता है आपका सिंगल मोटर, ठीक है, जो आपको ड्राइव करती है। आपका ग्रुप ड्राइव में क्या होती है, आपकी एक ही मोटर से आपकी बहुत सारी यहाँ पर मशीन कनेक्ट होती है, जबकि जो आपकी मल्टी मोटर ड्राइव है इसमें आपकी बहुत सारी मोटर कनेक्ट होती है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर 3 मोटर दी हैं और तीनों अलग टाइप की। देखिए एक हॉस्टिंग के काम आ रही, एक यहाँ पर ट्रैवल के काम आ रही, और तीसरी क्रॉस सेक्शन क्रॉस ट्रैवल के काम आ रही है, ठीक है। तो किस टाइप की ड्राइव बनी है, तो जहाँ पर आपका 3 अलग अलग काम के लिए 3 अलग अलग ड्राइव का यूज़ करते हैं, हम उसको बोलते हैं आपका मल्टी मोटर ड्राइव। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, ठीक है मेरे भाई। अगला देखते हैं। अगला चलो वेल्डिंग के क्वेश्चन आ गए। आर्क ब्लो इज कॉज्ड बाई, आर्क ब्लो किसके कारण होता है। देखिए पहले आप समझिए आर्क ब्लो क्या होता है। देखिए जब हम यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने पर जो हमारी जो यहाँ पर क्या इसको क्या कहेंगे, उसको वेल्डिंग की आर्क जो है जब अपने रास्ते से किनारे हो जाती है उसको हम बोलते हैं आर्क ब्लो। मतलब आपका इसको कैसे लिखूँ, आपको डिफ्लेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। डिफ्लेक्शन करके आप समझ जाएंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ वेल्डिंग आर्क, जो हमारी वेल्डिंग के टाइम में जो हमारी आर्क जनरेट होती है उसका डिफ्लेक्शन होना कहाँ से, जो इसका आपका जो कन्फर्म पार्क है, कन्फर्म पाथ है, क्या बोलेंगे उसको, इंटेंडेड पाथ, ठीक है। इंटेंडेड पाथ से अपना भटक जाना है, इसको क्या बोलते हैं आपको आर्क ब्लो। जैसे हमारी आर्क का पाथ होना चाहता है ये, लेकिन आर्क कैसे आ रही है ऐसे, ठीक है। ये अगर यहाँ से आएगी तो इसको हम बोलते हैं आपका आर्क ब्लो। मतलब आर्क का अपने जो पाथ है उससे आपका भटक जाना। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क होता है, मतलब आर्क में डिफ्लेक्शन आता है ड्यूरिंग वेल्डिंग के टाइम में, तो यहाँ पर हम लोग इसमें आपका कंट्रोल हमारे कम हो जाता है, जिससे आपका मोल्टन मटेरियल जिसकी आप वेल्डिंग करते हैं उस पर आपको कंट्रोल अच्छे से नहीं होता है। और ये यहाँ पर क्यों आता है, ये आता है आपका मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1 मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण। बाकी जो इसका पर्टिकुलर कारण होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी ले देता हूँ अगर आ जाएगा तो। वैसे ये क्यों होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो आपके यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का करंट के अराउंड पर, तो यहाँ पर आपके जो आर्क है वो अपने जो इंटेंडेड पाथ है उससे भटक के अपने दूसरे पाथ की ओर को चले जाती है, वही आपका आर्क ब्लो होता है। इसका कारण है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। जो यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस आता है उसके कारण यहाँ पर ये फिनोमेना होता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द हीटिंग मेथड हैज़ लो लैगिंग पावर फैक्टर। सबसे लो लैगिंग पावर फैक्टर किसका है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस हीटिंग, सेकंड दिया है आपका कोरलेस इंडक्शन हीटिंग, थर्ड दिया है आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, और फोर्थ दिया है आपका आर्क हीटिंग। तो देखिए इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आर्क हीटिंग हमारे ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर में काम करती है, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर में काम करती है, और कितना लैगिंग होता है, ये होता है आपका 0.707 लैग पावर फैक्टर, ठीक है। इतना इसका लैग होता है, 0.707 हमारा लैगिंग पावर फैक्टर यहाँ पर इसका होता है। इसके अलावा हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव हीटिंग। तो कैपेसिटिव के कारण यहाँ पर किस पावर फैक्टर में काम करेगी, ये करेगी लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर हमारा प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पर आ जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि प्रतिरोध में जो हीटिंग होती है उसमें आर की वैल्यू के कारण यहाँ पर कोई भी आपके एक्स या फिर आपके रिएक्टिव एलिमेंट नहीं होता है, जिसके कारण पावर फैक्टर प्योर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, जिसमें आपके पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बाकी दिया है कोरलेस इंडक्शन हीटिंग। देखिए इंडक्शन टाइप जहाँ भी आ जाएगा वो सबसे पुअर प्रोवाइड करेगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा इसका इंडक्शन कोरलेस, जहाँ पर कोर नहीं है, कोरलेस इंडक्शन हीटिंग। बाकी इसका जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत कम, मतलब आपका 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में होता है, 0.1 to 0.3 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है। इसका बहुत पुअर पावर फैक्टर होता है आपका कोरलेस इंडक्शन हीटिंग का, ठीक है। उसके बाद हमारा आर्क हीटिंग का हमारा पावर फैक्टर बेकार होता है, जिसको होता है 0.707। रेजिस्टेंस हीटिंग का हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है, और आपका डाइलेक्ट्रिक का हमारा यहाँ पर कौन सा होता है मेरे भाई, ये होता है आपका लीडिंग पावर फैक्टर। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है आपका, ऐसे बनता है ना आपका, ये जब आपके दो आपके कंडक्टिंग प्लेट के बीच में कोई मटीरियल भरा जाता है डाइलेक्ट्रिक, तो यही क्या बनाता है, ये आपका एक कैपेसिटिव नेचर बनाता है। इसलिए इसका जो आपका ओवरऑल पावर फैक्टर आता है वो यहाँ पर आपका लीडिंग नेचर का आता है। अगला देखते हैं, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट
इन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब घरेलू में जो हम आपका हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? ब्रास, नाइक्रोम, जीएल और आपका कॉपर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो आपने देखा होगा, हीटर वगैरह में भी हम लोग नाइक्रोम की वायर का यूज़ करते हैं, या जो हमारी लाइट का मतलब पानी गर्म करने की रॉड होती है इमर्सन रॉड, उसके अंदर भी जो एलिमेंट लगा रहता है वो नाइक्रोम का लगा रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। नाइक्रोम किसका बना रहता है? ये आपका निकेल प्लस क्रोमियम का बना रहता है। निकेल प्लस क्रोमियम बना के नाइक्रोम बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, निकेल हम इसमें 80% मिलाते हैं, 80% हमारा निकेल होता है, बाकी यहाँ पर 20% क्रोमियम होता है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा नाइक्रोम बनता है, ठीक है। नाइक्रोम की जो रो की वैल्यू है, रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम, ये लो होती है, ये हमारी लो होती है। और कितनी होती है, एक बार शायद किसी एग्जाम में आ रखा है, तो ये आती है 40 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है, 40 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ये हमारी रो की वैल्यू होती है रजिस्टिविटी ऑफ द नाइक्रोम वायर। बाकी इसका जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बोलते हैं उसकी वैल्यू बहुत लो होती है, 0.0004 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बाकी ये आपका 1150 डिग्री तक का आपका टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो इसकी जो आपके टेम्परेचर की रेटिंग है वो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है, और आपका 1200 डिग्री के आसपास ये आपका बर्न हो जाता है, ठीक है। बाकी इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम घर में ओवन वगैरह में यूज़ करते हैं, या आपका ड्रायर वगैरह में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर की जो वायर है उसमें यूज़ करते हैं। बाकी इमर्सन रॉड में भी हम इसका यूज़ करते हैं, टोस्टर वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम का ये आपका अलॉय होता है, 80% निकेल और 20% क्रोमियम। रो की वैल्यू इसकी बहुत लो होती है, 40 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, और अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगला देखते हैं, अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, तो वेल्डिंग कहलाते हैं, इज नोन एज वेल्डिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग खुद ही दिया है तो पूछा है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द गुड हीटिंग एलिमेंट। तो हमारे जो अच्छे आपके हीटिंग एलिमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ कि आपके गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही आप रो बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा हमारे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत आपके ज़्यादा टेम्परेचर में जाके पिघले, उससे पहले ना पिघले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगते हैं हम, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट हम इसका हमारा होना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट के बाद इसका आपको जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो मैंने अभी आपको अल्फा दिखाया था, उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है, बहुत लो होना चाहिए, ठीक है, लो। बाकी इसके अलावा इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और आपका ये नॉन कॉरोसिव होना चाहिए, मतलब इसमें जंग नहीं लगना चाहिए, जंग लगेगा तो ब्रिटल हो जाएगा और ये टूट जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके क्या क्या आंसर सही हो जाएंगे। तो हाई स्पेसिफिक, आर की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट ये भी बिल्कुल ठीक है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी ठीक है, नॉन कॉरोसिव ये भी ठीक है, एक टेम्परेचर वाला नहीं दिया है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आंसर तो सभी हो जाएंगे, ए बी सी डी, आंसर नंबर बी, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू कार्बन इलेक्ट्रोड इन आर्क फर्नेस, ठीक है, मतलब कार्बन इलेक्ट्रोड इन आर्क फर्नेस में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं करती है। पहला आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, आपका सेकंड दिया है आपका इनर्टनेस, थर्ड दिया है आपका इनसोलेबिलिटी, फोर्थ दिया है आपका रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक। तो यही हो जाएगा आपका, कौन सा नहीं है यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए जो आपका कार्बन इलेक्ट्रोड फर्नेस है, इसमें आपका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसमें बहुत हाई होता है। और ये आपका इनर्ट गैस, एक मिनट, ये आपका इनर्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, मतलब इसमें आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता है,
और इसके अलावा ये आपका नॉन कंज्यूमेबल टाइप का इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल को ही हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इनसॉल्युबल, मतलब जो आपका घुले नहीं, इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। बाकी इसका थर्मल शॉक इसमें बहुत हाई होता है, थर्मल शॉक ऑफ रेजिस्टेंस इज हाई, और साथ ही साथ जो इसका मेन है वो इसकी कॉस्ट कम है, लो कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इनर्टनेस होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन से कोई फ़र्क नहीं होता है। बाकी इनसॉल्युबिलिटी होती है क्योंकि आपका कार्बन इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है, और साथ ही साथ आपका इसमें थर्मल शॉक से आपका रेजिस्टेंस भी इसमें हाई होता है, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल ठीक है। कौन सा गलत है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर लो मेल्टिंग नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये भी नॉट आ गया इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है। पहला दिया है द सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट। सेकेंड दिया है बिल्कुल ये आपका तो है, ये आपका इसमें किसी भी टाइप की आपकी डर्ट वगैरह नहीं होती, तो ये तो एडवांटेज ही है। अगला दिया है स्पेशल टाइप ऑफ हीटिंग कैन बी डन बाई वेरी एक्यूरेट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, ये भी हमें एक स्पेशल टाइप की यहाँ पर हीटिंग चाहिए रहती है आपकी एक्यूरेट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर हीटिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होती है और वो टेम्परेचर को प्रोवाइड करने के लिए हमें स्पेशल हीटिंग के अरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अगला दिया है ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज मच हायर। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग की भी ये आपकी बहुत हाई होती है इफिशियंसी, तो यही हो जाएगा आंसर नंबर डी, यही आपका गलत होगा। तो ये क्या दिया है आपका, सिंपल एंड एक्यूरेट प्रेशर कंट्रोल कैन बी मेड बाई आइदर बाई मैनुअली और आपका ऑटोमेटिक स्विचेस, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसके एडवांटेज बताए रखे थे, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। एडवांटेज क्या होता है, इसकी इफिशियंसी हाई होती है, ठीक है। बाकी इसमें स्मूथ कंट्रोल होता है, स्मूथ स्पीड कंट्रोल या स्मूथ देता हूँ स्मूथ कंट्रोल, आप समझ जाना स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। स्मूथ कंट्रोल दिया है और साथ ही साथ इसमें नॉन पॉल्यूशन होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो पॉल्यूशन लिखता हूँ, नो पॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी फ्लू गैस यहाँ पर नहीं निकलती है। और साथ साथ इसकी इकोनॉमिकल होता है, कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमिकल, ठीक है। लो मेंटेनेंस कम चाहिए और आपका कंस्ट्रक्शन का सिंपल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डील्स विद डिज़ाइनिंग द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट को डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन सा लॉ होता है, फैराडे लॉ, स्टीफेंस लॉ, ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, फैराडे लॉ तो हमारे कहाँ यूज होता है, हमारे आपके इलेक्ट्रिकल मशीन में होता है हमारा यूज़, ठीक है। जहाँ पर ये क्या बोलता है आपका, वेन एवर आ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या बोलता है, इंड्यूस EMF E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर ये हमारा नियम बोलता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस EMF। अगर आपका यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है टाइम के साथ तो एक इंड्यूस EMF जनरेट हो जाएगा, ये हमारे फैराडे अंकल ने बोला है, ठीक है। देखिए उसके अलावा देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं आपका इन सिंपल, हम लोग लिखते हैं आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब अगर किसी भी आपके कंडक्टर की भौतिक परिस्थिति यानी तापमान और उसके आपके क्या बोलेंगे उसको, तापमान और भौतिक परिस्थिति यानी ताप कांस्टेंट है, तो उस टाइम पर ये कंडक्टर के जो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनलों के बीच में लगाने वाला विभव पोटेंशियल, ये वोल्टेज के कारण उसके पोटेंशियल आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके बहने वाले करंट के, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये ऐसा ओम्स लॉ ने बोला है। बाकी किरचॉफ लॉ आपने पढ़े हैं, ये दो टाइप के होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KCL और आपका KVL। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, आपका किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम ऑफ अ करंट इन एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, वेयर द किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेज दैट इन एनी क्लोज लूप द वोल्टेज जनरेटेड इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप इन द क्लोज लूप, ठीक है। जो यहाँ पर आपकी वोल्टेज है V, वो किसके बराबर होगी, जो अब आपके समीकरण है जितने भी ड्रॉप हो रखे हैं वहाँ पर उसके बराबर, ये आपके वोल्टेज लॉ ने बोला है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ने। तो देखिए यही नहीं पढ़ा है, तो ये भी मैं मैच पहली बार सुन रहा हूँ, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या है आपका स्टीफेंस लॉ, तो ये आपका किस डिज़ाइनिंग के काम आता है, ये आपका डिज़ाइनिंग के काम आता है आपका हीटिंग एलिमेंट के, ठीक है मेरे भाई। तो आप ऐसे एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी आज पहली बार ही देखा स्टीफेंस लॉ, इसके बारे में आज शाम को पढ़ूंगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग इज़ यूज्ड फॉर पेंट ड्राइंग फॉर ड्राइंग फाउंड्री
मोल्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पेंट को सुखाने के लिए या जो आपके मोल्ड होते हैं ना, जैसे हम कोई खांचे को बोलते हैं मोल्ड, जैसे आप किस टाइप का हमने खांचा बनाना है, तो इसके लिए हम लोग इसके ड्राइंग फाउंड्री के लिए हम कौन सी यहाँ पर हीटिंग का यूज़ करते हैं। आपका डायरेक्ट आर्क हीटिंग, एडी करंट हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग या इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं। तो देखिए ड्राइंग पेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंफ्रारेड हीटिंग का, ठीक है। मैं इसके बारे में एक बार सबको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ आपका एडी करंट हीटिंग को। एडी करंट हीटिंग कहाँ काम आती है, एडी करंट हीटिंग, ठीक है। ये नीचे इसको वाले मोल्ड को हटा देता हूँ, तो दिखाता मैं आपको एक खांचा बनाने को हम कहते हैं मोल्ड करना, ठीक है। खांचे में आप उस टाइप के मटेरियल डालना मोल्डिंग करना कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था हमारा आपका एडी करंट हीटिंग। तो एडी करंट हीटिंग कहाँ आती है आपके, जहाँ पर सरफेस को हार्डनिंग करना हो, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग के हमारी काम आती है, अभी सोल्डिंग वगैरह के काम आती है। सोल्डिंग कर देता हूँ, सोल्डिंग के हमारे काम आती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी आती है आपकी आर्क के अंदर आती है आपकी डायरेक्ट आर्क हीटिंग, डायरेक्ट आर्क, और आपकी आती है इनडायरेक्ट आर्क, ठीक है। दो टाइप की हमारी हीटिंग होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आर्क। तो देखिए डायरेक्ट आर्क का यूज़ कहाँ करते हैं आपका, जहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टील में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ स्टील, वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बाकी इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग का हम लोग वो भी यूज़ करते हैं आपका मेल्ट करने के लिए। कौन सा, हमारे जो अभी आपके नॉन फेरस मटेरियल होते हैं, मतलब जो लोहा नहीं है उसको मेल्ट करने का काम आता है, नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट आर्क हो गया, ये डायरेक्ट आर्क हो गया, ये एडी करंट हो गया। इसके अलावा कौन कौन सी रहेगी, अब ये बता दिया था मैंने आपको। अच्छा ये वाली रहेगी रेजिस्टेंस हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। इसको हम आपको प्रेशर हीटिंग भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग। तो ये क्या होती है आपकी, ये आपके ड्राइंग करने के काम आती है, ड्राइंग करने के काम आएगी, या फिर आपकी एनियलिंग करने के काम आती है, ठीक है। बाकी आपके जो आपकी घरेलू कुकिंग होती है वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक इसमें दिया नहीं है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भी होती है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इसको आप बोलते हैं परावैद्युत हीटिंग, ठीक है। ये आपके काम आते हैं। ये सबसे यहाँ पर इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि इंसुलेटिंग मटेरियल की यहाँ पर हीटिंग के लिए कौन सा काम आता है। जैसे वुड प्लास्टिक वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल की हम लोग इससे हीटिंग करते हैं। बाकी इंफ्रारेड के मैंने बता दिया। इंफ्रारेड कहाँ पर आपके आते हैं, पेंट को सुखाने के लिए, पेंट को ड्राई करने के लिए, या फिर आपके यहाँ पर जो आपके हीटिंग करने के लिए, जो आपके हीटिंग ऑफ प्लास्टिक भी हम लोग इसके अंदर करते हैं, आपका हीटिंग ऑफ प्लास्टिक इन लो टेम्परेचर, ठीक है। अगर कम टेम्परेचर में हीटिंग करनी हो तो प्लास्टिक की भी हम लोग यहाँ पर हीटिंग कर सकते हैं इंफ्रारेड के अंदर। अगला देखते हैं। अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर अ डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग। तो देखिए डीसी पोलैरिटी में हमें दो टाइप की वेल्डिंग होती है ना मेरे भाई। एक होती है आपकी, यहाँ बता देता हूँ आपको, एक डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी होती है, स्ट्रेट पोलैरिटी, और एक होती है आपकी डीसी रिवर्स पोलैरिटी। वही मतलब आपके टर्मिनल चेंज कर दिए, रिवर्स पोलैरिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा स्ट्रेट के टाइम में हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड उसको हम बनाते हैं नेगेटिव, इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जो वर्किंग प्लेन जिसको वेल्ड करना होता है उसको हम बनाते हैं एज अ पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम नेगेटिव लेते हैं और वर्किंग प्लेन को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और देन अगर हमारे यहाँ पर है रिवर्सेबल पोलैरिटी, तो इसमें क्या होता है, रिवर्सेबल पोलैरिटी में हम इलेक्ट्रोड जो है इसको हम बनाएंगे आपका पॉजिटिव, उल्टा कर दें, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका वर्किंग प्लेन किसी एक को याद कर लीजिए तो आप दूसरे को याद कर देंगे आराम से। जो वर्किंग प्लेन इसको वेल्ड करना है उसको हम बनाते हैं नेगेटिव, ठीक है। बस ये दो चीज़ें याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्या पूछा है हमें, स्ट्रेट पोलैरिटी में पूछा है, तो उसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव और वर्किंग प्लेन पॉजिटिव। बोथ नहीं, बोथ वाला तो नहीं होगा, ये आंसर नंबर सी, इलेक्ट्रोड नेगेटिव और वर्किंग प्लेन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये वाला जो दिया है आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और आपका ये वर्क प्लेस नेगेटिव, ये वाला इस केस में होता है आपका रिवर्सेबल डीसी पोलैरिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर वो डायग्राम ला रहा था लेकिन बनानी तो मैंने खुद ड्रॉ कर दिया था। तो ये पूछा है कि वे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क वेल्डिंग डीसी मशीन हो। तो ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है डीसी मशीन की, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रूपिंग आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्स्टेंट आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशियल आर्क वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, और फोर्थ है आपका राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए ये तो कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। बाकी देखिए आप नाम से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
वो जनरली 3 टाइप की होती है। ठीक है, सिंपल ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वोल्टेज है और ये करंट है। ठीक है, सब में आप याद कर लीजिएगा, ये वोल्टेज, वाई एक्सिस में वोल्टेज और आपका एक्स एक्सिस में करंट। तो अगर यहाँ पर अगर इस टाइप से हमारा इंक्रीज करें तो इसको हम बोलते हैं राइजिंग आर्क वोल्टेज। राइजिंग आर्क वोल्टेज, RAV लिख दूँ, राइजिंग आर्क वोल्टेज। ठीक है, राइजिंग आर्क वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स है आपकी, जिसमें आपकी वोल्टेज आपकी इंक्रीज होती है जब हम आपको करंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आता है हमारी ड्रूपिंग आर्क करेक्टरिस्टिक। ड्रूपिंग में क्या होगा, ड्रूपिंग मतलब होता है आपका नीचे की ओर को जाना। तो देखिए अगर इस टाइप का करेक्टरिस्टिक है तो हम इसको बोलेंगे ड्रूपिंग आर्क वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स, DAV। DAV स्कूल नहीं है, DAV आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। अगला है आपका, इसमें आपकी कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट के लिए तो लाइन है मेरे पास ये, तो इसको हम बोलते हैं आपका कांस्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, CAV, कांस्टेंट आर्क वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमारी 3 टाइप की करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइजिंग आर्क वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स, RAV। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर D, राइजिंग वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स। बाकी आपके कांस्टेंट वाली मैंने दिखाई दी है और डिफरेंशियल वाले ड्रूपिंग वाले दिखाई दिए। ये देखिए ये आपकी है DAV ड्रूपिंग वाली और ये आपकी कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका द कूलिंग बाई डेजर्ट कूलर, या फिर कूलर इज बेस्ड ऑन, जो आपका डेजर्ट कूलर या फिर डी कूलर होता है ना, जिसको आपने दुकान में देखा होगा, जिसको हम डी फ्रीजर बोलते हैं। तो उसमें जो आप कह रहे हैं कि आप में ये कूलिंग किसके बेस में होती है। ठीक है, पहला दिया है आपका हॉट एयर रिप्लेसमेंट के थ्रू, सेकेंड दिया है आपका एयर डिहाइड्रेशन, थर्ड दिया है आपका इवेपोरेशन कूलिंग और फोर्थ दिया है आपका एयर रिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं इसको एक बार आपको सिंपल समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा डी कूलर होता है ना, इसके अंदर हमारी क्या होती है, इसमें हमारी होती है अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, अनसैट लिख देता हूँ, आप समझ जाना, अनसैचुरेटेड एयर है। तो अनसैचुरेटेड एयर को हम यहाँ पर कांटेक्ट में लाते हैं वाटर के, जब आपकी कांटेक्ट में आती है पानी के, कांटेक्ट ऑफ वाटर, कांटेक्ट विद लिखता हूँ, एक ही बात है, आप समझ जाना। कांटेक्ट ऑफ वाटर में जब आती है तब क्या होता है, हमारे यहाँ पर वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पानी भाप में बन जाता है, वाटर इवेपोरेट्स। ठीक है, और वाटर जब इवेपोरेट होता है तो यहाँ पर से दिखा रहा हूँ मैं, अब यहाँ की ओर को जाऊँगा। ठीक है, तो क्या होता है, आपका मॉइस्चर ऑफ एयर इंक्रीज हो जाता है, जो आपके एयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर ऑफ एयर इंक्रीजेस। तो और मॉइस्चर और ऑफ एयर इंक्रीज से हमारा क्या होता है, देन जो हमारा टेम्परेचर है आपका, वो आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब जो आपकी यहाँ पर ड्राई एयर है, देख भी देता हूँ आपको, ड्राई एयर जो आपकी सूखी एयर है उसका आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो आपके प्रोसेस होते हैं इसको हम बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा सीधे वाटर यहाँ पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर आपका इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, वाटर का वेपर में बनने को आप क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इसको हम बोलते हैं आपको इवेपोरेटिव कूलिंग। तो यहाँ पर जब आपका वाटर, आपका जो आपकी अनसेचुरेटेड एयर आपके वाटर के कांटेक्ट में आती है, उसके कारण हमारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है और आपका एयर में जो मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स है उसकी आपकी कंटेंट बढ़ जाता है और आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगला देखिए, दिया है इन रेफ्रिजरेटर द कॉमनली यूज्ड मोटर इज, रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर का यूज़ करते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर वगैरह हम यूज़ करते हैं आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होती है, ये आपके हाई इनर्शिया के टॉर्क को खींचने का काम आती है, हाई इनर्शिया के लोड को, जिन लोड का इनर्शिया हाई होता है, मतलब भारी लोड को खींचने का काम आती है, जैसे कंप्रेसर वगैरह या कन्वेयर को खींचने का काम आती है। तो रेफ्रिजरेटर भी आपका एक लोड है इस टाइप का, स्पीड फ्रिज इंडक्शन मोटर नहीं, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। अच्छा ये दिए तो ये आंसर हो जाएगा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। वैसे इसका पूरा नाम है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का हम लोग यूज़ करते हैं। सीडेट पोल तो आपको खिलौने वगैरह में काम आती है, ये तो वैसे ही गलत है। अगला देखते हैं, दिया है आपका 1 टन, अच्छा टन की स्पेलिंग ठीक ही लिखी थी, TONNE, 1 टन रेफ्रिजरेटर मशीन मीन्स, 1 टन के रेफ्रिजरेटर मशीन का मतलब क्या है कि 1 टन ऑफ आइस मेल्ट फ्रॉम 0 डिग्री इन 24 आवर। सेकेंड दिया है आपका मास ऑफ द मशीन। थर्ड दिया है आपका 1 टन ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। आपका फोर्थ से दिया है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज यूज। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1 टन का जो मतलब होता है, 1 टन रेफ्रिजरेटर, TR लिखते हैं, 1 टन रेफ्रिजरेटर, या इसको आपको RT लिख देते हैं, रेफ्रिजरेशन टन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका इक्वल होता है 1 टन
आइस के मेल्ट के बराबर। 1 टन आपके आइस मेल्ट होगी कब? जब आपका टेम्परेचर यहाँ पर 0 डिग्री हो और इन 24 घंटे में। 24 घंटे में 0 डिग्री में जितनी आपकी 1 टन आइसक्रीम मतलब 1 टन आइस यहाँ पर मेल्ट होती है, वो यहाँ पर 1 टन का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 टन आपका आइस का मतलब है जो आपके यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के अंदर पिघल ली है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं 1 टन। और बाकी एक बार एग्जाम में आ रखा है कि 1 टन कितने किलोवाट के बराबर होता है, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन के अंदर होता है आपका 3.5 किलोवाट के बराबर। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग इन विंटर। जैसे हम एयर कंडीशनिंग जब आपको विंटर में जब आप एसी यूज़ करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो गर्म हवा फेंके। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपका द एयर इज़ कूल्ड, नहीं कूल्ड की होगी यार, एंड डी ह्यूमिडिफाइड, नहीं द एयर इज़ कूल्ड एंड ह्यूमिफाइड। ह्यूमिफाइड तो होगी बिल्कुल, लेकिन कूल्ड नहीं होगी। द एयर इज़ हीटेड एंड ह्यूमिफाइड, ये बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर सी, एयर इज़ हीटेड एंड डी ह्यूमिफाइड, यहाँ पर ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका विच लिक्विड इज़ यूज फॉर रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के लिए कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं इन रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में आपको रेफ्रिजरेंट जो गैस डालते हैं वो हम कौन से डालते हैं, ये पूछ रहा है आपका। सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन्स, थर्ड दिया है आपका अमोनिया, और फोर्थ दिया है ऑक्सीजन। देखिए हम लोग यहाँ पर पहले से आपका फ्लोरोकार्बन्स का यूज़ करते थे, जैसे आपका CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या HFCS, ठीक है, हेक्सा सल्फाइड फ्लोरोकार्बन। तो ये आपकी बहुत टॉक्सिक गैस होती थी जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, ओजोन को भी आपको डिक्रीज करती थी। ओजोन लेयर का जो आपका डिटॉर्शन हो रहा था वो इसी के कारण हो रहा था। तो हमने इसको आपको कम करा और आजकल जो हम यूज़ करते हैं हम अमोनिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कूलेंट के लिए हम लोग यहाँ पर अमोनिया का यूज़ करते हैं। तो देखिए अमोनिया क्या होता है, थोड़ा इसको बता देता हूँ। अमोनिया एक एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। ठीक है, बाकी इसका जो सबसे मेन चीज़ है वो इसकी है थर्मल, आपकी इफ़िशियंसी हाई होती है, हाई थर्मल इफ़िशियंसी होती है हमारी अमोनिया की। तो हम इसलिए आप रेफ्रिजरेंट में हम लोग अमोनिया का यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसमें जो आपका लेटेंट हीट होती है वो उसका वेपोराइजेशन बहुत हाई होता है, मतलब जो भी आपकी ऊष्मा यहाँ पर जो आपकी फ्रिज में बनती है तो बहुत जल्दी ये आपका वेपोराइज कर देता है, क्योंकि इसकी आपको थर्मल जो आपकी इफ़िशियंसी है बहुत हाई होती है इस गैस की। तो आंसर हो जाएगा अमोनिया, NH3 का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं। दिया आपका लिथियम ब्रोमाइड इज़ यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट इज। लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पर एब्जॉर्बेंट की तरह कहाँ पर यूज़ होता है, आपका वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में, या स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन में, या इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपका एक डेटाबेस का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऐसा याद करने का कुछ है नहीं। तो पहले से जहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम करते हैं आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये आपके जो हमारे पहले से चलते हुए आ रहे हैं, जो आपके कन्वेंशनल टाइप से हमारे रेफ्रिजरेटर चलते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग इस टाइप के एब्जॉर्बेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, देखिए वही आ गया। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितने किलोवाट के बराबर होता है, तो ये होता है आपका 3.5 किलोवाट। अभी बताया था मैंने आपको। तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 3.5 किलोवाट। बाकी थोड़ा इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर ये आपका एक बार आया कि 1 TR जो आपका टर्न रेफ्रिजरेशन का है वो कितने किलो कैलोरी आवर के बराबर होता है, तो ये याद कर लीजिएगा। ये होता है आपका 3011.52 पॉइंट तो आया नहीं 0.52 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, किलो कैलोरी पर आवर मतलब हमने जूल पे निकाल रखा है। तो 1 टन ये आप दोनों याद कर लीजिएगा। मोस्ट आपका लिए ये आ सकता है 3.5, लेकिन ये भी कभी कभी अगर किस्मत ख़राब हुई तो ये भी आ सकता है। अगला देखते हैं। दिया आपका द मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेंट इज़ रिमूव्ड बाय। जो हमारा मॉइस्चर आता है रेफ्रिजरेंट में वो किसके थ्रू रिमूव होता है, तो देखिए उसको हम रिमूव करते हैं ड्रायर्स के थ्रू। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ड्रायर्स। तो ड्रायर्स को ही हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिक ड्रायर को ही हम एक नाम से जानते हैं, वो होता है आपका
डिहाइड्रेटर, अच्छा डिहाइड्रेटर बोलते हैं, ड्रायर्स। ठीक है, ड्रायर्स को ही हम एक नाम से जानते हैं, वो होता है आपका डिहाइड्रेटर, मतलब डिहाइड्रेट करता है वो, पानी की कमी को हम डिहाइड्रेट करते हैं, वही आपका डिहाइड्रेटर की तरह काम करता है यहाँ पर। ड्रायर्स को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मॉइस्चर को हटाता है रेफ्रिजरेंट से, उसको बोलते हैं आपको ड्रायर। उसका एक और नाम है आपका डिहाइड्रेटर, जो आपका यहाँ से पानी को रिमूव करता है। ठीक है, बाकी डी ह्यूमिडिफायर क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका यूज़ होता है आपका ये मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम आता है एयर की, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम आता है कहाँ पर, एयर की, कहाँ पर, फ्रिज के अंदर। बाकी एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, ये आपका कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेंट को, कि कितना आपने रेफ्रिजरेंट को आपका लूज़ कर रखा है, मतलब कितना आपने रिलीज़ कर रखा है। कंट्रोल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड या रेफ्रिजरेंट रिलीज, मतलब कितने अमाउंट में रेफ्रिजरेंट को रिलीज़ कर रखा है, ये इसको कंट्रोल करता है आपका एक्सपेंशन वाल्व। अगला देखते हैं, अगला दिया है आपका द थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिक्वायर्ड। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें क्या चीज़ चाहिए रहता है, आपका लो वोल्टेज डीसी इनपुट, बिल्कुल यही चाहिए रहता है, पहला ही आंसर हो गया। फिर अगला दिया था क्या, हाई वोल्टेज, नहीं हाई वोल्टेज नहीं देते हैं आपका हाई वोल्टेज एसी तो बिल्कुल नहीं देते, एसी तो हम इसमें देते नहीं है। थर्मो इलेक्ट्रिक टाइप के जो होते हैं हम इसमें डीसी प्रोवाइड करते हैं, और डीसी हमेशा लो वोल्टेज के यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जो आपके ये थर्मोनिक रेफ्रिजरेशन है, उनको हम आपका कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, जो आपके पहले से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज एक्सप्रेस्ड इन। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग मशीन को किस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, दिया है आपका इनसाइड वॉल्यूम ऑफ कैबिनेट, सेकेंड दिया आपका लोवेस्ट टेम्परेचर अटेंड, थर्ड दिया आपका ग्रोस वेट ऑफ मशीन इन टन, सेकेंड दिया, फोर्थ दिया आपका रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम हीट फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड। देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं सीओपी से। ठीक है, ये होता है हमारा आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट में Q2 और इनपुट में W, यहाँ पर आपकी ऊष्मा और ये नीचे W में आपने हीट दी है। ठीक है, तो ये आपकी रेफ्रिजरेशन जो आपकी मशीन होती है, इसकी हम लोग आपकी एक्सप्रेस करते हैं आपकी रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हीट, मतलब कितनी जगहों से आपकी कितनी हीट को आपका बाहर कर रहा है ठंडा होने के लिए, वो आपकी कैपेसिटी होती है किसी भी रेफ्रिजरेटिंग मशीन की। ठीक है, तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।